नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शनि को लेकर हम बहुत भयग्रस्त हो जाते हैं। वैसे शनि के अलावा राहु और केतु को भी अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो तत्कालिक प्रभाव देते हैं, लेकिन राहु और केतु और शनि में एक भिन्नता है। राहु शनि जैसा प्रभाव डालता है। शनि अपने प्रभाव से व्यक्ति को न्याय देने का प्रयास करते हैं और वही न्याय हमें दंड के रूप में प्रतीत होता है, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं उनका निर्णय तो शनि करते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलता है, बुरे कर्म करते हैं, दूसरों के साथ धोखा करते हैं, दूसरों को दबाने डराने का कार्य करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनका दुष्प्रभाव भोगना पड़ता है। नशी जो शनि है वो न्यायाधीश हैं, निर्णय करते हैं। तो ऐसे में शनि हमें हमारे अशुभ कर्मों का प्रभाव देते हैं तो हमें दंड के स्वरूप लगता है। राहु और शनि में एक फर्क है। शनि अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाते हैं, इसलिए शनि के जो अच्छे फल हैं वो भी हमें सहजता से अनुभव नहीं होते, या शनि के दुख दर्द भी हमें सहजता से अनुभव नहीं होते। लेकिन जब पीड़ा झेलते झेलते हम ऐसी कठिन स्थिति में फंस जाते हैं कि हमें कोई उसका समाधान नहीं मिलता, तब पता चलता है कि ये परिणाम तो शनि का है। लेकिन राहु के प्रभाव तो बहुत शीघ्रगामी होते हैं। राहु अपना दुख दर्द कलेश कष्ट विघ्न बाधाएं तत्कालिक फलित करता है। राहु के प्रभाव सिर्फ पीड़ाकारी होते हैं, लेकिन केतु के प्रभाव राहु से बिल्कुल विपरीत होते, वो भी तीव्रगामी हैं। केतु का प्रभाव भी शीघ्रगामी होता है, तत्काल प्रभाव डालता है, लेकिन केतु के प्रभाव से हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता से हो जाती है। जैसे कि हम कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, साधन नहीं बन रहे, लेकिन केतु अपनी कृपा से जब केतु अपना प्रभाव डालेंगे तो वाहन तो हमें मिल जाएगा, हम जोश से भर जाएंगे, प्रसन्नता से भर जाएंगे। लेकिन यही केतु मंगल जैसा प्रभाव डाल के हमें वाहन से दुर्घटनाग्रस्त कर देगा, फिर हमें चोट का सामना करना पड़ेगा। हम किसी कार्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, व्यापार के लिए, राजनीति के लिए, किसी सभा संगठन के लिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन केतु यदि कृपा करेंगे तो सहजता से हम उस समूह का हम मार्गदर्शन करने लग जाते हैं, नेता बन जाते हैं। लेकिन यही केतु जब अशुभ प्रभाव में होते हैं तो हमारी अवनति हमें दंडित करने से पीछे नहीं छोड़ती। तो केतु के कारण कई बार हमें अकारण जेल यात्रा भी करनी पड़ जाती है। ये हमें दुर्घटनाग्रस्त चोटिल ही नहीं करते, ये हमें जेल यात्रा भी करा देते हैं। इसी तरह केतु के और भी अशुभ प्रभाव हैं। मैं बात करूंगा शनि की, क्योंकि राहु और केतु शनि के अनुसार कार्य करते हैं, शनि के अनुचर, शनि के सेवक के रूप में कार्य करते हैं। शनि उनको प्रेरणा देती है तो राहु और केतु उसके हिसाब से चलते हैं। और यदि स्वयं शनि ही हमारे जन्म कुंडली के लग्न भाव में आ जाए तो शनि भी कई तरह के अशुभ प्रभाव हमें दिखाने से पीछे नहीं रहते। पहली तो ये है कि हमारा जो लग्न भाव है, पहला भाव है, वो मंगल और सूर्य से प्रभावित है। मंगल और सूर्य दोनों शनि से शत्रुता रखते हैं और ऐसे में शनि अशुभ प्रभाव देने से पीछे नहीं रखते। पहले स्थान का शनि जो है शुक्र बुध के मेल के रूप में कार्य करता है। शुक्र बुध का मेल भी अशुभ शनि जैसा प्रभाव दिखाता है। इसको लाल किताब में कहा गया है मसनी ग्रह, दो ग्रहों के मेल से बना हुआ तीसरा कृत्रिम ग्रह। तो जब शनि लग्न भाव में बैठते हैं तो कई तरह की अशुभताएं प्रदान करते हैं। पहले स्थान का शनि बहुत नीच प्रभाव देता है। ये हमारी मान प्रतिष्ठा में क्षति करता है, हमें अवनति कराता है। हम किसी नौकरी में अच्छी पद पर हैं तो हमारा निश्चित रूप से हमें उस पद से नीचे ढकेल देता है, हमें सस्पेंड करा देता है। हमारा व्यापार चल रहा है, व्यापार में किसी तरह का रुकावट करके हमें नुकसान खड़ा दिखा देता है। संपत्ति में बंटवारा कर देता है। कहते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली के पहले भाव में शनि विराजमान होता है, ऐसे जातक के जन्म से पहले तो परिवार बहुत खुशहाल होता है, अपार संपत्ति होती है। लेकिन जब से ये जातक जन्म लेकर उस परिवार में आता है, तब से उस परिवार के ऊपर ग्रहण जैसा लग जाता है, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसकी जायदाद पर ग्रहण सा लगने लग जाता है। या तो विवाद खड़े हो जाते हैं, विभाजन हो जाता है, या फिर वो संपत्ति ही एक तरह से
समाप्त होने लगती है। तो ये बहुत एक अशुभ योग है। जन्म से पहले ऐसे परिवार के पास अपार धन संपदा होती है, लेकिन जैसे ही ये जातक जन्म लेके उस परिवार में आता है तो उस परिवार में धन की कमी होने लग जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। और ये शनि पहले भाव के अशुभ प्रभाव के रूप में देखा जाता है। ऐसे में यदि जातक का बुद्ध भी मंदे प्रभाव में हो, बुरे प्रभाव में हो, तो फिर ऐसे जातक की शिक्षा तक अधूरी रह जाती है। वो शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाता। परिवार चाहता है कि वो शिक्षा करे, प्राप्त करे, उच्च शिक्षा प्राप्त करके किसी विशेष शिक्षित क्षेत्र में जाए, लेकिन यदि बुद्ध ही अशुभ प्रभाव में है, मंदे प्रभाव में है, तो ऐसे जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है। वो शिक्षा को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाता। व्यक्ति का, जातक का स्वभाव भी एक तरफा रहता है। वो दूसरों से कम घुल मिल पाता है। वो एकांतित रहता है, या फिर अनायास क्रोधित हो जाता है, अनायास दूसरों से कटने लग जाता है, या फिर उसे दूसरों के साथ घुलने मिलने में, घर परिवार के त्योहारों में, मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने में बहुत परेशानी होती है। वो सहजता से दूसरों के साथ मिल नहीं पाता है। ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के पहले भाव में शनि रहते हैं, वो आलसी रहता है। उसके अंदर किसी कार्य को करने की न तो रुचि रहती है, न उत्साह रहता है। वो आलसी जैसा एक जगह पड़ा रहता है, लेटा रहता है या बैठा रहता है। ऐसे जातकों की यदि चौथे भाव में, जन्म कुंडली के चौथे घर में मंगल विराजमान हो, मंगल चौथे घर में आके वैसे ही मंदे हो जाते हैं। और ऐसे मंदे मंगल तो निश्चित रूप से जमीन जायदाद को भी नष्ट करा देते हैं। घर परिवार की जमीन जायदाद होती है, जिसे पूर्वज छोड़ के जाते हैं, माँ बाप अपने बेटों के लिए संभालते हैं, वो जमीन जायदाद ही बिकने लग जाती है। ऐसे में जिन जातकों की जन्म कुंडली के पहले घर में शनि विराजमान है, तो ऐसे जातकों को सबसे पहले तो बंदरों की सेवा करनी चाहिए, सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे जातकों को गुड़ और गेहूँ नियमित रूप से बंदरों को, और यदि बंदर लाल भूखे मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। उससे अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता। तो लाल मुँह वाले बंदरों को गुड़ गेहूँ खिलाना चाहिए नियमित रूप से, और ख़ास करके हर रविवार को। यदि जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसके व्यवहार में कटुता है, वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, एकाएक गुस्से से आ जाता है, क्रोध से भर जाता है, लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाता है, तो ऐसे जातक को नियमित रूप से बड़ के पेड़ पे दूध और पानी का मिक्सचर चढ़ाना चाहिए, और बड़ के नीचे की जो मिट्टी गीली हो, उस मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगा के घर लौटना चाहिए। ये कार्य नियमित करना चाहिए। लेकिन प्रथम बार तो आप कभी भी 43 दिन लगातार कर सकते हैं। फिर इसको हर वर्ष अपने जन्मदिन के आसपास निरंतर कम से कम 27 दिन तक करते रहें। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के पहले भाव में शनि विराजमान है, ऐसा जातक यदि कोई नया कारोबार शुरू करने वाला है, नया व्यवसाय शुरू करने वाला है, तो ऐसे जातक को 70 ग्राम काला सुरमा लेकर, अभी तो सुरमा का प्रचलन समाप्त हो गया है, लेकिन पहले तो हम सुरमा यूज़ करते थे, सुरमा आँखों में सुरमा रंजन करते थे। तो ऐसे जातक को 70 ग्राम काला सुरमा लेकर उसे ज़मीन की नीचे कच्ची ज़मीन में डालना चाहिए, या फिर हो सकता है कि हल्का सा खोद के उसमें दबाना चाहिए। इस उपाय को करने से शनि पहले घर की अशुभताओं में काफ़ी कमी आती है। जातक के जीवन में स्थिरता आती है, उसके व्यवहार में, बर्ताव में तो एक रूपता आती है। उसके संबंधों में सुधार आने लगता है। उसकी ज़मीन जायदाद पर किसी तरह का जो खतरा बढ़ने लगा है, उसके सगे संबंधी उसके प्रति कटुता दिखाने लगे हैं, उसमें गिरावट आती है, और ऐसा जातक पर सामान्य जिंदगी जीने के लिए अग्रसर होता है। ये मैंने आपसे शनि की प्रथम लग्न भाव में बैठने के थोड़े से मैंने आपको गुण बताए, थोड़े से उपाय बताए। आप करके देखिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाग में शनि विराजमान है और ऐसी समस्याओं से आप पीड़ित हैं, तो ऐसे उपायों करने से आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा।
अगर आपकी कोई समस्या है तो इस संबंध में मेरे से बात कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे से सीधे टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन पर है। यदि आपको लाल किताब संबंधी कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई शंका है कि शंका का निराकरण आपको चाहिए, तो इस संबंध में भी आप मेरे जो मैसेज बॉक्स है उसमें कमेंट्स लिख के उससे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।